तो मतलब यही है साफ कि राघवपुर से इस बार तेजस्वी हार रहे हैं, 3,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं तेजस्वी। अब अभी तो यह कहना बहुत अर्ली होगा, क्योंकि राघवपुर में भी यादव बाहुल्य है जहां तक मैं जानता हूं। नहीं, आप ये क्यों और भूल रहे हैं मिश्रा जी, आप ये क्यों हाँ, भूल रहे हैं कि सतीश यादव वही हैं जो राबड़ी देवी को पटकनी दे चुके हैं एक बार। देखिए ये बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं। 3,000 की मार्जिन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसको कवर भी किया जा सकता है। तो अभी यह कहना बहुत बड़ी चीज नहीं है, कहना जल्दबाजी होगी कि वो हार रहे हैं, वो उनका गढ़ रहा है, तो इसलिए इसको इतना सिरे से खारिज करना उचित नहीं होगा। ठीक है, एक लेकिन एग्जांपल और देता हूं मैं इनके आपको, विरोध में एक जनता एग्जांपल की मैं लहर रही आपको है, तो और देता साबित है। हूं मिश्रा जी। एक एग्जांपल और ले लीजिए हमारी तरफ से। महुआ से 2015 में विधायक रह चुके हैं तेज प्रताप यादव, लालू जी के बड़े बेटे, कृष्ण के वंशज, और खाली महुआ में 4,000 वोट मिला है, चौथे स्थान पर है। देखिए उनसे बढ़ते हुए देखिए AIMIM के तेज प्रत्याशी, अब इस पर क्या कहेंगे? राजनीतिक आकलन करें तो तेज प्रताप यादव की सियासत और तेजस्वी की सियासत में बड़ा फर्क है। राष्ट्रीय जनता दल के चेहरे के तौर पे तेजस्वी यादव हैं, लालू के उत्तराधिकारी के तौर पे हैं। ये बीच में गायब रहे फिर आए, राजनीति गंभीरता से होती है, ये अनवरत चलने वाली एक प्रक्रिया है। तेज तेज प्रताप का कंपेयर मुझे, मैं इसको नहीं मानता कि उससे कोई मतलब है इसका, क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग ही रहा। ये अलग है कि लालू परिवार से है, लालू के बेटे हैं, उसका जो प्लस माइनस है पॉलिटिकल एंगल से हो एक अलग विषय होता है। लेकिन तेजस्वी जो है आरजेडी के उत्तराधिकारी हैं, और आरजेडी को खाद पानी लालू ने दिया है, वो उसी लालू की सरगर्मी है। तो भाई राम बंधु जी, तीन एक हजार की बार लीड फिर अभी अगली है। राम बंधु जी बाहुबली जीत रहे हैं। बाहुबली जीत रहे हैं मतलब अनंत सिंह जेल से चुनाव जीत रहे हैं, 11,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, 1 लाख लोगों का खाना भी बनवा रहे हैं। वैसे आप कहाँ से रहने वाले हैं राम बंधु जी? बस हम वहां से कुछ ही दूर पटना के रहने वाले हैं। तो पटना हमको से लग रहा है आप भी मोटरसाइकिल लेकिन स्टार्ट कर ही रहे होंगे। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि उनके जो प्रतिद्वंदी हैं वीना सिंह, उनके यहाँ भी हाँ, कल से अनंत सिंह की तर्ज पे खाने का भोज का इंतजाम हो चुका था। दोनों ने 100-100 तैयारियां दोनों तरफ चल रही हैं। दोनों तरफ से हुआ है। अब खाने वाले लोग कहाँ जाते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन अनंत पीयूष सिंह का इस चुनाव कॉन्फिडेंस में रहा है। देखिए इस बिल्कुल चुनाव में एक मिश्रा जी, बहुत बड़ा ये तो विषय मैं वही देख रहा हूँ। जी ये वोटों की तैयारियां एक तरफ, और जनता को कौन कितना बढ़िया खाना खिला पाएगा इसकी तैयारी एक तरफ चल रही है। नहीं, देखिए ये तो चुनाव संपन्न होने के बाद से ही तैयारियां दोनों खेमे के जो प्रमुख चेहरे हैं वहां चल रही थी। किसी के यहाँ कुछ बन रहा था, किसी के यहाँ कुछ, इससे सोशल मीडिया और खबरों में तो बने रहे। लेकिन इस परिणाम ने एक और क्लियर किया है, सीमांचल पर जहां AIMM ओवैसी का 5 या 6 सीट आई थी, जो उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ा है, मुस्लिम वाहिल इलाका, वहां पर इस बार एनडीए 20-22 सीटें मेरे ख्याल से पड़ती हैं, करीब आधे पर लीड ले रही है, राजेश मिश्रा जहां जी, से मेरा सबसे सवाल है ज्यादा आपसे। नुकसान उनको पिछली बार हुआ था। जी जी जी, राजेश मिश्रा जी, मेरा सवाल है ये आपसे। सारे मेरा इलाके सवाल है देख मेरा सवाल है राजेश मिश्रा जी आपसे कि ब्राह्मण, भूमियार और राजपूत का जो वोट है वो आमतौर पर एनडीए के साथ माना जाता है, रुझानों में साफ तौर पर दिख भी रहा है। यादवों का वोट आरजेडी के साथ जोड़कर देखा जाता है। मैं कांग्रेस की बात करूंगा। कांग्रेस इस चुनाव में, बिहार चुनाव में बुरी तरह से पिटती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं कोई वजह है कि कोई जातिगत समीकरण उनके साथ नहीं है, किसी जाति का, पर्टिकुलर जाति का उनको साथ नहीं मिला। देखिए, साथ सबसे बड़ा होता है प्रबंधन और आपकी जमीन तक पहुंच। आप कुछ भी करिए, ऊपर तक, रोड तक न जाए। दूसरी चीज, कांग्रेस के पास है क्या अभी, जो जिसको लेकर के वो जाती, जिस चीज से सामने वाला मैदान में है आपके, उसके जी तुलनात्मक अगर आप कहां पर ठहरते हैं, ये एक बड़ा विषय है। राजनीति में जातीय फैक्टर से ऊपर अगर रोजगार, सुशासन, या बीच पीछे दिनों चुनाव में, पिछले चुनाव में धर्म आया था, तो ऐसे में आप कहां टिकेंगे? कांग्रेस के जी साथ भी यही हो रहा है। संगठन नाम की चीज नहीं है, संगठन जमीन तक है नहीं।
है भी आपसी खींचदारी। इनके सबसे बड़े रणनीतिकार देखिए नाम मैं मिस कर रहा हूँ, वो आपसी कंट्रोवर्सी का शिकार हुए थे। जी आज ही मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो इस चुनाव को ये तो कह रहे थे कि इसको हम कैसे यकीन माने, जब हमने एसआईआर, हमने पूरी चुनावी प्रक्रिया पर ही सवाल उठाए, उसके बाद अगर चुनाव हो रहे हैं तो मेरे लिए चुनाव ही वैलिड नहीं है, उसका क्या करेंगे। जी तो यहाँ पर तो कांग्रेस के पास जनाधार, कांग्रेस के पास कोई वोट कैडर, कांग्रेस के पास ये सब चीजें अब बहुत दूर जा चुकी हैं। अब आगे क्या हो गया तो बात की बात है, मतलब फिलहाल तो नहीं दिख रहा है कुछ। मिश्रा जी, आप ये मान रहे हैं कि मतलब इंडिया गठबंधन का जो हार है, ये प्रॉपर तरीके से चुनाव आयोग के सर पे भाट दिया जाएगा कि भैया आपकी वजह से हम हार गए हैं, आपके एसआईआर की वजह से हार गए हैं। ये कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस के रणनीतिकार का कहना है। बिल्कुल, मतलब उनका यही तो कहना होगा है कि ना। जब हमने एसआईआर का मुद्दा उठाया, वोटर लिस्ट के सबूत पेश किए, उसके बाद भी उसको दुरुस्त करने के बजाय चुनावी प्रक्रिया चल रही है, तो मैं इस चुनाव को क्या मानूं। दिग्विजय सिंह की शायद आप इसका बात कर आशय रहे यही हैं, है। शायद आप दिग्विजय नहीं, उनका सिंह की बात नाम कर रहे है जो होंगे। नहीं, जिनको लेके कंट्रोवर्सी आई थी, उनका थोड़ा सा जी जी, ठीक है, कोई नहीं। तो मतलब दिग्विजय सिंह नाम भी में ये स्लिप कर चीजें रहा हूं। बोल रहे हैं, मिश्रा जी, दिग्विजय सिंह भी ये चीजें बोल रहे हैं। 62 लाख वोट कटे, 20 लाख वोट जुड़े, जिसमें 5 लाख वोट बिना एसआईआर के फॉर्म भर दिए गए। धीरे धीरे आ रहे ये हैं। बात मैं जो कह रहा हूँ, ये जो बात कह रहा हूँ, ये तो खैर कहते रहे हैं, कांग्रेस के लोग कहते रहे हैं। ये बात आज ही उनका बयान आया था टीवी चैनल पर, और वो अभी नाम मैं मिस कर रहा हूँ, रणनीतिकार है कांग्रेस के। और अभी हाल ही में तमाम विरोध हुआ था उनको लेकर के, कि उनको हटाने की तैयारी थी। राहुल गांधी के करीबी बताए जाते हैं। कृष्णा लावरू जी, राम बंधु जी बता रहे कुछ। कृष्णा लावरू उनका नाम था, कांग्रेस के प्रभारी रहे हैं। हाँ, एकदम यही नाम है, यही नाम। अभी आज इनका बयान है, चुनाव के दौरान उन्होंने एक टीवी चैनल पे दिया इसको, और उन्होंने यही मुद्दा उठाया कि एसआईआर में, वोटर लिस्ट में जब हमने प्रूफ दे दिया इलेक्शन कमीशन को, फिर भी अगर चुनाव हो रहा है तो हम चुनाव को ही क्या माने। यानी कि एक तरीके से चुनाव प्रक्रिया भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया। जी, तो कांग्रेस का तो बड़ी तो कुछ कहना मुश्किल होगा। जी 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 बिल्कुल। राम बंधु जी, मेरा सवाल आपसे है कि आपने जिक्र किया कि यादव वोट बैंक जो है इस बार एनडीए की तरफ भी शिफ्ट हुआ है। क्या वजह मान रहे हैं इसकी, क्या वजह माना जाए कि यादव जो है वो एनडीए को वोट दे रहे हैं। देखिए, इलेक्शन का जब परिणाम आएगा तो वो आंकड़ों का विश्लेषण होगा। मेरा ये कहना है कि इतनी कम सीटें आ रही हैं और तेजस्वी यादव खुद पीछे चल रहे हैं, तो ऐसा निश्चित तौर पे, और देखिए, केवल सांकेतिक तौर पे केवल तेजस्वी यादव ही पीछे नहीं चल रहे हैं। अन्य सीटों पे भी जहां यादव बहुसंख्यक वोटर हैं, वहां भी यादव उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। लंबे समय तक दीघा में रीतलाल यादव पीछे चल रहे थे। तो ऐसा कई सीटों पे अगर यादव उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं, इसका मतलब कि ये है कि यादव उनसे खिसक रहा है। दूसरी बात है कि अगर मान लेते हैं वो जीत भी जाए, तो कुछ राउंड में अगर वो पीछे हैं, तो भी कुछ वोट प्रतिशत तो उनपे खिसका, क्योंकि वो उनका अपना जनाधार था। अगर वो मान लेते हैं कि 3-4-5 वोट से जीत भी जाए, तो भी मायने रखता है कि सतीश यादव को उतना वोट क्यों मिला। बड़े मार्जिन से सतीश यादव को हारना चाहिए भाई, अपने गढ़ में पिछड़ जाना ही बड़ा सवाल है। पिछड़ जाना ही बड़ा सवाल है, बिल्कुल लाजमी सवाल बनता है। जी, दूसरी बात यह है कि राबड़ी देवी हारी थी सतीश यादव से, लेकिन उस वक्त अगर आप दूसरे सीटों पे देखेंगे, तो दूसरे सीटों पे यादव उम्मीदवारों का अच्छा प्रदर्शन रहा था। इस बार कई ऐसे सीटें हैं, एक से अधिक सीटें हैं, जहां पे यादव उम्मीदवार पिछड़ रहे हैं। परिणाम क्या होगा, वो तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि कई सीटों पे 1000 या उससे कम का अंतर है, कहीं 3000 का भी अंतर है। लेकिन इतना तो तय है कि जो पिछड़ रहे हैं, जो प्रभावशाली उम्मीदवार पिछड़ रहे हैं, उसका क्या कारण है, ये उनको समीक्षा करना पड़ेगा। और निश्चित तौर पे जिस तरीके का आंकड़ा चल रहा है, वो अगर यहां से खिसका होगा तो एनडीए में गया होगा, कहीं दूसरी जगह नहीं गया होगा। न जन स्वराज में गया है, न किसी अन्य के यहाँ गया है। ऐसा भी नहीं कि कोई निर्दलीय प्रत्याशियों का कोई ग्रुप आ रहा है, कहीं 10 या 12 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जलवा कायम कर रहे हैं, इस तरह की बातें भी नहीं है।
तो अगर महागठबंधन का जो आधार वोट बैंक है वो खिसक करके कुछ ही प्रतिशत में सही एनडीए में जा रहा है, तो ये उनके लिए आत्मसमीक्षा का विषय है। वो एसआईआर पे समीक्षा करना छोड़ के अपने जनाधार पे समीक्षा करेंगे तो हो सकता है उनके लिए आने वाले चुनाव में कुछ लाभप्रद हो। देखिए, राजेश यहाँ एक मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश का पीयूष, यहाँ से एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। 2022 के चुनाव में पूरी जब धर्म की आंधी चली, सॉरी 2017 के चुनाव, विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में, तो हर जाति वर्ग के वोट शिफ्ट होकर के बीजेपी के पक्ष में आए और 300 के ऊपर गए, 312 313 सीटें मिली। ठीक उसके बाद 2022 में विधानसभा हुआ और 2024 में लोकसभा हुआ। जी। तो जब उनकी सीट बढ़ी तो जाहिर सी बात है, जो आज स्थिति बिहार की है वही था कि हर जाति समुदाय वर्ग के वोट खिसक करके एनडीए के पक्ष में आए। आज भी वही हो रहा है। बाद बिल्कुल में जो मिश्रा जी, आपने कहा कि नहीं समय जी, हाँ हाँ, आपने एकदम एकदम सटीक एग्जाम्पल दिया है। लेकिन थोड़ा सा बिहार के पर्सपेक्टिव में भी देख लेते ना। 2010 में सुशासन बाबू का वो लहर देखिए, 2014 में बीजेपी का आप लोकसभा में वो लहर देख लीजिए। तो एकदम वही एकदम हुआ यहाँ पर भी। आप एक चीज यहाँ और नोट करिए कि 2020 में अगर सुशासन बाबू यानी नीतीश और भाजपा को कंपेयर करें, 2020 में नीतीश जहां तक मुझे कमजोर हुए थे, आज मजबूत होके उभरे हैं। हाँ, अच्छा भाई, पूर्णिया 2000 प्रमंडल के पप्पू यादव ने महागठबंधन से टिकट था इनका, इन्होंने हार मान लिया है, पहले ही हाथ खड़े कर दिए ये अरे हाथ हाथ तो खड़े खड़े कर ही दिए, करेंगे। समझ रहे हैं आप? अभी तो देखिए, पीके प्रशांत किशोर का इस्तीफा भी आएगा। पप्पू यादव पे आरोप लगा था, एक वीडियो वायरल हुआ था। एक प्रत्याशी थे, रुपौली के एक नेता थे, जिनकी बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से हो रही थी। उनमें एक बात सामने आई थी कि पूर्णिया में कई सीटों के टिकट को लेकर पप्पू यादव का हस्तक्षेप है। इस चुनाव में ऐसा माना जा रहा था कि रुपौली पे वीमा देवी हैं, जो आरजेडी की उम्मीदवार हैं, जदयू से आए थी। जब महागठबंधन से नीतीश कुमार एनडीए में गए थे, उस वक्त वीमा देवी जदयू में थी, बाद में महागठबंधन में आ गई। उनको जिताने के लिए, रुपौली से आरजेडी कैंडिडेट को जिताने के लिए पप्पू यादव व्यक्तिगत तौर पे बहुत ही सक्रिय हैं। और उसके बगल में एक धमदाहा सीट है जहां से लेसी सिंह है, उनको हराने के लिए भी उनके अगेंस्ट में कांग्रेस आरजेडी से संतोष कुशवाहा है, जो कभी जदयू के थे। तो धमदाहा और रुपौली दो सीटों पे पप्पू यादव व्यक्तिगत तौर पे प्रयासरत हैं कि वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार जीते। लेकिन इस बात जो परिणाम आ रहा है, ये विपरीत आ रहा है। वहां से जदयू का प्रत्याशी ही जीत रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पप्पू यादव के पूर्णिया वाले साथ पे भी एक प्रहार है। देखिए, जब वो निर्दलीय चुनाव लोकसभा का जीत चुके थे, तब वो पूरे पूर्णिया को लेकर के अपना दावा करते थे। तो ये दावा अब कितना, कब तक वो कर पाएंगे अगर उनके हाथ से ये 2 सीटें निकल जाएंगी। और वहां पे एक फैक्टर जनसुराज के पप्पू सिंह भी है। जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो पप्पू सिंह उर्फ उदय सिंह पूर्णिया के रहने वाले हैं। वो भी राजनीतिक घराने से हैं, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस से चुनाव भी लड़े हैं। 2014 में वो सांसद भी रहे हैं बीजेपी कोटे से। तो उनका भी एक प्रभाव रहा है, लेकिन लगता है कि वो अपने प्रभाव का भी वोट जनसुराज में टर्न नहीं करवा पाए। और वहां से दिलीप जायसवाल तो कह ही रहे हैं कि जनसुराज का जो हर्ष होना चाहिए था, बिहार का जनता वही की है। दिलीप जायसवाल तो कह ही रहे हैं। खैर, हाँ, एक चीज नोटिस योग्य और है कि जनसुराज के पीके प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार उनके स्वास्थ्य को लेकर के हमलावर रहे हैं कि हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए, ये है वो है। लेकिन वही नीतीश कुमार लास्ट समय में अपने उम्मीदवारों के टिकट बंटवारे में कितने सक्रिय रहे, यह भी आम रहा है। और उस समय न उनका स्वास्थ्य कहीं सवाल आया, न कुछ, न उनकी सोच आई, और एक एक सीट को उन्होंने कैलकुलेट करके अपने दिया जो भी उनके हिस्से में रही। और राजेश जी, पीके सबसे ज्यादा हमलावर तो उनके स्वास्थ्य के लेकर के रहे जी। युवा के जो प्रतिनिधित्व करने वाले थे, तेजस्वी यादव की भी बात कर ली, जिनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहा है। देखिए,
पीछा जो है वो छोड़ता नहीं। जब एक एग्जाम्पल आपके सामने हो, बिहार में मैं गया था 2014-15 की बात है, नहीं सॉरी गलत कर रहा हूँ, 8-9 की बात है। मैं गया था, वही नीतीश सरकार बनी थी और लालू या सरकार हटी थी। मैं फर्स्ट टाइम मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मुझे गया से वापस इलाहाबाद आना था। जहां पर था वो सज्जन बोले कि मैं 10 बजे 8 बजे मुझे बोले कि आप चले चलिए, मेरी 1:50 की ट्रेन थी। तो वो मैंने कहा भाई 1:50 ट्रेन अभी जाके क्या करेंगे? तो उनका कहना था कि आप स्टेशन पर सुरक्षित हैं और हम अपने घर में। बड़ी मेहनत से वो 10 बजे गए और भाग कर चले आए और मैं स्टेशन पर रहा। ये फर्क था। ये वह बिहार था और आज का ये बिहार है। तो आदमी भूलता थोड़े ही है। आज का युवा तो और आगे है, टेक्नोलॉजी आगे और आगे है, हर चीज पता है कि क्या चीजें कहाँ चल रही हैं। राघोपुर से सुशासन जो है, इस वक्त की खबर आ रही है, राघोपुर से तेजस्वी यादव को बढ़त मिल गई है और वहीं आरजेडी के जो नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि भाई कुछ बड़ा खेल हो सकता है। लेकिन अलीनगर से वही पहली बार उम्मीदवार बनी मैथिली ठाकुर और वो बढ़त लेकर के चल रही हैं। तो भाई साफ है कि राजेश जी, अब जो लग रहा है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आप लोग कहिए, आप लोग तो आजाद हैं, कह सकते हैं। आनंद सिंह 15,000 वोटों से आगे चल रहे, राम बंधु जी। आनंद सिंह देखिए, आनंद सिंह लगभग 20,000 के अधिक वोटों के अंतर से जीतेंगे। जिस तरीके से वहां जातिगत समीकरण हुआ है, वो 20,000 वोटों के अंतर से वो जीतेंगे। उनका प्रभाव रहा भी था। देखिए मोकामा में एक बदलाव हुआ है। मोकामा में जी राम बंधु जी, क्या यहाँ अगड़ा पिछड़ा जैसा कुछ हुआ है क्या मोकामा? देखिए ऐसा देखिए मोकामा में अनंत सिंह का जो अति पिछड़ी जाति है और धानुक जाति है, जो खासकर पीयूष प्रियदर्शी जो जनसुराज के प्रत्याशी जिनके कारण दुलारचंद वाली घटना घटी, तो उन जातियों का पे भी अनंत सिंह का पहले वर्चस्व था। वर्चस्व नहीं था, प्रभाव था। मतलब यादवों के खिलाफ वहां के धानुक समाज, वहां का अति पिछड़ी जातियां रहा करती थी। तो उसमें यादवों के खिलाफ अनंत सिंह का एक कैंपेन चलता था, जिसके कारण सभी जातियां अनंत सिंह के साथ थी। इसीलिए अनंत सिंह चाहे जिस पार्टी में हो, चाहे वो निर्दलीय हो, लगातार चुनाव जीतते थे। लेकिन 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें अशोक महतो की पत्नी चुनाव लड़ी आरजेडी की ओर से और जदयू की ओर से ललन सिंह मुंगेर लोकसभा का चुनाव लड़े, उस वक्त अशोक महतो जो वहां का महतो जाति है, सिर्फ महतो जाति, धानुक जाति की उपजाति है महतो जाति, तो उस वो प्रभाव में आ गई और वो आरजेडी के पास चली आई थी। तो इस चुनाव में अगर पीयूष प्रियदर्शी के साथ, जिस तरह के पीयूष प्रियदर्शी ने टकराहट की अनंत सिंह के साथ और जो घटना घट गई, उसका इफेक्ट ये हुआ कि जो धानुक समाज था, जो कभी आरजेडी के साथ था, वो पीयूष प्रियदर्शी के साथ रह गया। अगर ये घटना नहीं घटती, संजोगवश अगर ये घटना नहीं घटती, तो जो धानुक वोट है, हो सकता था कि वो आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी यानी सूरजभान सिंह के पत्नी के खेमे में चली जाती। तो ये कहीं ना कहीं घटना घटी है। ये एक दुर्घटना है जिसका शिकार अनंत सिंह हुए हैं, लेकिन इसका लाभ हुआ है। और इसके ठीक विपरीत में जो जातिगत ध्रुवीकरण है वो हुआ है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से दुलारचंद के 100 के साथ जिस तरीके से एक जाति विशेष को गालियां दी गई थी, उसका ध्रुवीकरण केवल मोकामा में नहीं हुआ, बगल में बाढ़ में हुआ है, लखीसराय में हुआ है। उसका ध्रुवीकरण तो विक्रम विधानसभा में हुआ है। कई विधानसभा में ध्रुवीकरण हुआ है और इसका प्रभाव कई विधानसभाओं पे पड़ा है। दानापुर में भी पड़ा है, यादवों के भी ध्रुवीकरण हुआ है। नहीं तो रामकृपाल यादव जी। एक सवाल मेरा यही है इसमें कि धार्मिक मिश्रा जाति ध्रुवीकरण की आपने बात कहा, धार्मिक एजेंडा कितना इसमें रहा? नीतीश कुमार का ट्वीट आ गया है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। लगातार जो है ट्वीट हो रहे हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं बीजेपी बिना चोरी के जीत ही नहीं सकती। ये इस ट्वीट को डिकोड करने की भी जरूरत है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं पढ़ा हूँ, इसीलिए मैं पढ़ा हूँ। राम बंधु जी कहा जाता है कि वो उल्टी मारने वाली राजनीति करते हैं। देखिए, अगर इस इलेक्शन में महागठबंधन और जदयू इन दोनों का योगफल 122 से अधिक हो गया, तो फिर
25 से 30 रहेंगे नीतीश, लेकिन किसके साथ ये कहना मुश्किल है। निश्चित तौर पे इतनी देखिए बड़ी यहाँ एक सफलता चीज मिल और भी रही नोट करने योग्य, एक चीज नोट करने लायक और भी है कि अमित शाह अपनी रैली में सम्राट चौधरी को बहुत बड़ा आदमी बनाने की बात कहे, जी। लेकिन लेकिन नहीं, यहाँ आप गलत दिल्ली छेड़ रहे हैं मिश्रा जी, आप मुझे तो गलत लगता छेड़ है रहे हैं। अभी वैकेंसी नहीं है। नीतीश कुमार जी मैं कह रहा हूं कि जेडीयू के जितने देखिए नेता हैं सबने बोल दिया है। अब आप ये सवाल जरूर उठाएंगे कि पीयूष, बीजेपी इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी तो क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा? अभी सब जवाब देंगे, राम बंधु जी ये जवाब देंगे। राम बंधु जी बताइए। बिल्कुल सवाल साफ है, देखिए, बिल्कुल राम साफ है। बंधु जी का जदयू इशारा, राम बंधु जी का इशारा मुख्यमंत्री पद को लेके नहीं था, आप समझे नहीं। राम बंधु जी मुख्यमंत्री का तो नीतीश इशारा कुमार ही दिल्ली से होंगे। पटना तक दौड़ रहे थे। देखिए, ये जो चुनाव था ये उप मुख्यमंत्री तय करने के लिए था, मुख्यमंत्री तय करने के लिए नहीं था। उप मुख्यमंत्री कौन पार्टी बनाएगी? देखिए, बिल्कुल बीजेपी 10 एकदम एकदम राम सही। बंधु जी, मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कि पिछली बार जब एनडीए सत्ता में थी तो 2 उप मुख्यमंत्री थे, विजय कुमार सिन्हा और जी, सम्राट चौधरी। इस बार कितने उप जी। मुख्यमंत्री होंगे और कौन कौन होगा? देखिए, एनडीए की सरकार में तो 2 ही उप मुख्यमंत्री होंगे, निश्चित तौर पे। जी। और अगर एनडीए की सरकार बनती है तो, और उसमें ये दोनों जो उप मुख्यमंत्री होंगे वो बीजेपी के ही होंगे। अभी सर जो बोल रहे थे, अमित शाह अपने चुनाव की रैली में सम्राट चौधरी को भी बोले हैं, उन्होंने बड़ा आदमी बनाएंगे, और विजय सिन्हा के बारे में भी बोले थे, जो पहले से 2 डिप्टी सीएम थे। तो अगर यानी चेहरे मुख्यमंत्री नहीं नीतीश बदलने कुमार वाले। होंगे जी, तो अगर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे तो बड़ा आदमी तो डिप्टी सीएम बनने पे होगा, उसके अतिरिक्त कोई असर तो है नहीं। लेकिन इस बार जी। देखिए 10 सीटों का अंतर है, बीजेपी 10 सीटों पे आगे है, 89 पे है और एक 79 पे है। लेकिन पिछली बार तो अंतर बहुत अधिक था, 43 सीटों पे जदयू सिमट गई थी, बीजेपी का 73 सीट था, फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। तो अगर आप ये जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बनना केवल अंकगणित पे आधारित है, महागठबंधन और अगर जदयू का योगफल अगर बहुमत बनने लायक है तो निश्चित तौर पे आप समझ लीजिए कि बीजेपी नीतीश कुमार को हर हाल में मुख्यमंत्री बनाएगी, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज किए। चुनाव प्रचार के दौरान भले ही उन्होंने एक बार भी बीजेपी के कोई बड़ा नेता ये नहीं बोला कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। बड़ा नेता का मतलब एक अपवाद स्वरूप राजनाथ सिंह ने एक बार कहा था, लेकिन हो सकता है परिणाम के बाद वो बोलना शुरू कर दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से घट रही हैं सीटें महागठबंधन की, अगर महागठबंधन और जदयू अगर 222 पार नहीं कर पाया तो हो सकता है मुख्यमंत्री बीजेपी का बन जाए, जी, क्योंकि यहाँ पर नीतीश कुमार की एक ताकत है रघुनाथपुर इधर से जाने की। शमसुद्दीन के बेटे उसामा आगे चल रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे राम बंधु जी? जी, वो आगे हैं। देखिए, वो पिछले कई राउंड्स आगे आगे है, 300 वोटों से आगे होना उनका शुरुआत हुआ था। वो आगे हैं, वो सिवान के रघुनाथपुर के हैं, उनके साथ उनके पिता की विरासत है, और इस बार वो आरजेडी के साथ हैं। अगर वो अकेले होते तो उनकी जीत में संदेह था, लेकिन आरजेडी के साथ में है। देखिए तो जनरल राजनीति में लोगों में जो 2 नाम 2 ढंग से पहचाने जाते हैं नीतीश जी, सुशासन बाबू के तौर पे, और दूसरा पलटू राम कहा जाता है। खबरों में हम लोग भी लिखते हैं, आम परसेप्शन है ये दोनों अपने में बहुत अहम हैं। एक का तो रिजल्ट मतलब दिख रहा आप है, इशारा दूसरे का कहाँ भगवान कर रहे मालिक। हैं? इशारा कहाँ कर रहे हैं आप मिश्रा जी? अब इस तो समय बताएगा, इसका भी कोई पहले प्री क्योंकि प्रिडिक्शन उचित अमित नहीं है शाह ना। ने भी कहा है, अमित शाह ने भी बोल दिया है उसका कि पूरा अमित शाह ने अब भी बिल्कुल बोल। आपने डिस्क्लोज कर दिया। हाँ, देखिए राजनीतिक दृष्टि से अमित शाह ने जो 2 बातें कही उसका मकसद यही था कि बीजेपी का या बीजेपी के दोनों उप मुख्यमंत्री और सशक्त होकर सामने आए, ताकि उनका अपना सेकंड एजेंडा, सेकंड स्टेप कंप्लीट रहे। बिल्कुल। लेकिन और आप उसी अमित सेकंड शाह एजेंडे ये का भी ही बोले इशारा थे, कर रहे हैं, ये रिजल्ट। मिश्रा जी, अमित शाह ये भी बोले थे कि हम कैसे कह दें कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो विधायक दल की बैठक बताएगी। देखिए कई बिल्कुल वो कैसे कह दें, उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन किसी रैली में मंच साझा नहीं हुआ। नीतीश के साथ भाजपा का कोई बड़ा नेता मंच साझा नहीं किया है।
ये सारी जी रस्साकसी यही थी। अभी रिजल्ट जो आपने बताया, एग्जैक्ट बताया कि नंबर ऑफ सीट का जो योग बनेगा वही असली महायोग तय करेगा। देखिएगा, चुनाव बिल्कुल परिणाम के बाद बीजेपी के लोग बोलना शुरू कर देंगे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, बिल्कुल। भले ही प्रचार के चुनाव प्रचार के दौरान बिल्कुल नहीं बोल बोलेगा, पाए। मजबूरी। देखिए वो तो गठबंधन की मजबूरी कह सकते हैं उस समय। जी नहीं तो आप जो बता रहे थे अखबारों में और उसमें टीवी में चलता है नीतीश जी को लेकर के, तो फिर उस पर विश्वास कर लिया हाँ जाए मिश्रा जी। भाई, अब ये चीज ऐसे सामने थोड़ी आई, आदमी के स्वभाव के बेस पे ही तो उसका नामकरण होता है। ये राजनीति में नामकरण है। सुशासन बाबू भाई क्यों कहा जाता है? वो तो नीतीश विख्यात है कुमार उस पर नाम कोई से। लेकिन नहीं है। सुनिए, नीतीश कुमार के ऊपर कोई लेकिन नहीं है। उनके पास माफिया राज जैसा कुछ नहीं है। कोई उनके ऊपर घोटाले घपले का जो आरोप नहीं है। उनका सुशासन बाबू बेटा कभी या एक विधायक का लालू कैंडिडेट नहीं था। ना, कुछ नहीं, ना कोई ऐसा अपनी बहुत बड़ी हवेली खड़ी कर लिए जो तमाम चीजें राजनीति में देखने सुनने को मिलती हैं। तो इन सब से बचने के चलते बचे रहे और 20 साल तभी शासन किए और आज का रिजल्ट आप देख रहे हैं। सुशासन बाबू नाम जैसा है, उनको दिया गया। लेकिन जो दूसरा नाम आम पब्लिक या आम पत्रकारों या मीडिया में, सोशल मीडिया में आता है, वह नाम भी यथार्थ ही है तभी आया, नहीं तो नहीं आता। अमित शाह को राजनीति का चाणक्य क्यों कहा जाता है? कि उन्होंने तमाम चीजें प्रबंधन किया, अपने प्रबंधन का जो रणनीतिक कौशल है उसको दिखाया। आज भी वो जाबित है। तो ये तो नाम गुण के आधार पर है, तो उनका वह नाम भी चरित्रार्थ रहा है। आगे भी उसके आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है और आपका इशारा भी कुछ ऐसे ही है। और जिसके आधार पर उन्होंने बताया कि जो एमएलए के आएंगे उनका जो कैलकुलेशन है, आगे की राजनीति उस पर निर्भर करेगी कि 2 का 2 4 होता है कि 2 का 2 2 ही रह जाता है। बिल्कुल भाई, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए बेहद खराब दिख रहे हैं। आपको बता दें कि 12:45 तक के रुझानों में कांग्रेस अपने ही सहयोगी सीपीआई एमएल से पीछे हो गई है। सीपीआई एमएल 5 सीटों पर है तो कांग्रेस 4 सीटों पर है। वहीं असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी 5 सीटों पर है। यानी कांग्रेस से सीपीआई एमएल और एआईएमआईएम दोनों पार्टियां आगे चल रही हैं। बहुत बड़ा कांग्रेस के यहाँ ऊपर एक सवाल है। यहाँ देखिए, यहाँ एक चीज और भी नोटिस योग्य है कि यूपी में 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, तो सपा यानी पीडीए में कांग्रेस भी उसका अलायंस थी। 6 या 7 सीट जो भी कांग्रेस की आई, उसके पीछे बहुत बड़ा फैक्टर समाजवादी पार्टी का था, जिसने अपनी जो सीटें इनको दी वहां पर जमीन स्तर पर लग करके वोट भी ट्रांसफर कराए। जो कभी बसपा और कांग्रेस के सपा गठबंधन में वो ट्रांसफर नहीं हो पाए थे, कोई बेनिफिट नहीं मिला था। वो अच्छे सीट जो उत्तर प्रदेश में मिली है कांग्रेस को 7 सीट, वो उसी का परिणाम रहा। यही चीज बिहार में नहीं हो पाई आरजेडी के साथ। उसमें तेजस्वी यादव के साथ जब ये लड़े हैं, तेजस्वी यादव का जो भी वोट बैंक था वो ट्रांसफर करता ही नहीं हो पाया है। इसका मतलब राजेश मिश्रा जी, मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन स्वराज, खाता भी नहीं खुल रहा, तो ये मान लिया जाए कि प्रशांत किशोर जो है किंग मेकर ही अच्छे हैं, किंग अच्छे नहीं हो सकते? भाई वो तो पहले ही बता दिए कि 20 सीट से अगर हमारी कम आती है तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। जी, तो अब तो ये नाभिद स्वतः माना जाएगा कि आपका इस्तीफा स्वीकार है जब आप 20 का 2 हट गया, 0 ही बचा है। कारण तो क्या मानते हैं, मुख्य आपका कारण एक क्या मानते समय था, आप रणनीतिकार थे। हैं? जी, देखिए, हर चीज का समय होता है। कभी कांग्रेस ने नहीं सोचा होगा कि यह स्थिति आएगी। तो पीके का भी वही हाल था, रणनीतिकार थे। कभी उन्होंने किसी अपने डाटा एनालिसिस या जिस बेस पे उन्होंने प्रबंधन किया, वो दौर गया, नया दौर आया, नई चीजें रिप्लेस होती हैं। तो राजनीति में भी हाथ आजमा लिए, कहानी खत्म है उनकी अब। जी। राम बंधु जी, आपसे मेरा सवाल है, स्टार उम्मीदवारों की बात कर रहे थे। स्टार उम्मीदवार जो हैं, मैथिली ठाकुर एक तरफ आगे चल रही हैं तो दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं, क्या वजह मानते हैं?
देखिए ये जब आधार वोट बैंक राजनीतिक कारणों से खिसक रहा हो तो ये किसी कलाकार के बस की बात नहीं कि उसको रोक दे। जब तेजस्वी यादव इस समस्या में है तो खेसारी लाल किस खेत की मूली है। कलाकार एक तरीके से समझिए कि पॉलिश करने वाले हैं, थोड़ा बहुत चीजें बढ़ाने वाले, भीड़ गैदरिंग करने वाले हैं। जातिगत आधार वोट बैंक जब राजनीतिक कारणों से दूर हो रहा हो तो वो कलाकार के बस की बात नहीं है, वो कार्यकर्ता की बस की बिल्कुल बात हो सही। सकती है, वो राजनेता के बस की बात हो सकती है। जिस आप देखें जब तेजस्वी यादव अगर 2-3 राउंड में भी फंसे हैं तो फिर एक खेसारी लाल की नेतृत्व क्षमता के बस की बात नहीं कुछ है। नहीं, दो और फिर कलाकार कोई को तो मतलब लाया नहीं। नहीं जाता था। जी